वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे 8 नवंबर 2022 के करंट अफेयर, दैनिक करंट अफेयर के बारे में, जो आपके इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू से लिया गया है। जैसा कि डेली हम लोग लेकर आते हैं 5, 6, 7 करंट अफेयर होता है जो कंप्लीट आपके प्रीलिम्स के बेस के आधार पर होता है और बाकी अन्य एग्जाम में भी आपको काफ़ी मदद मिलेगा। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि आखिर ये क्या है करंट अफेयर। सबसे पहला हम बात करते हैं मच्छर से। वक्त आ गया है, आप सभी को पता है कि बरसात के मौसम के बाद जो है स्थिति जो है बहुत सारे जीव जंतु और मच्छर कीटाणु उत्पन्न होते हैं। उसमें से एक मच्छर आपको पता ही होगा, और मच्छर मलेरिया का कारण है। सबसे ज़्यादा मलेरिया मच्छर से होता है ना। तो मलेरिया हर साल लगभग अगर आप देखेंगे विश्व के अंदर में तो करीब 6 लाख से अधिक लोग मलेरिया से मरते हैं, जिसमें अधिकांश आप देखेंगे कि अफ्रीका कंट्री के लोग ये सहारा जो अफ्रीकन कंट्री है जहाँ पर सहारा मरुस्थल है उसके आसपास के रीजन वाले लोग होते हैं, है ना। और 5 साल में से कम उम्र के बच्चों में सबसे ज़्यादा मलेरिया के कारण उनका देहांत होता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए अगर आप देखेंगे इस चीज़ों से कि WHO ने, अगर हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन द्वारा विकसित ये RTS और ACE01 मच्छर को मंजूरी दे दी है, क्योंकि ये भाई वैक्सीन है। इस वैक्सीन से कहीं ना मलेरिया का प्रकोप थोड़ी कम होगा, उसके प्रभाव तो कम होंगे, और जिस मलेरिया के कारण से लोग मर रहे हैं उसमें कमी आएगी। WHO का ये कुछ प्रमुख बिंदु जो हमारे न्यूज़पेपर में था उस पर भी हम चर्चा करते हैं, जिसमें ये देखा गया कि साल से कम उम्र के बच्चों को दी जाने वाली जो 4 खुराक के बाद जो है यह मामूली काफ़ी प्रभावी होता है, और मलेरिया के गंभीर मामलों में ये 30% तक ये कम करता है। मतलब आपको जीवन बचने की जो मलेरिया के जो प्रकोप है, जिसको प्रभाव है, उसको कम कर देता है। यहाँ पर ये देखा गया कि सफलता के लिए 30 साल से अधिक और लगभग 700 मिलियन का रुपया लगा। आपने देखा यहाँ पर कि ये जिस तरीके से इसकी खोज करने में पिछले 30 साल से इसकी खोज चल रही थी, इस पर काम चल रही थी, और करीब $700 मिलियन का एक तरीके से कह सकते हैं कि खर्चा हुआ इसको बनाने में। या मलेरिया के टीके के लिए WHO के अपने बेंचमार्क को पूरा करने में विफलता रहता है। यूके के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित R21 और मैटिकस एम ने 450 बच्चों के बीच में पहला दूसरा चरण में ये देखा तो 70% से भी अधिक जो है प्रभावशाली रहा। ये वैक्सीन के माध्यम से देखा गया। उसमें मतलब सर्वेक्षण देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि जब भी किसी चीज का खोज होता है, वैक्सीन बनाए जाते हैं, तो सबसे पहले उसका प्रयोग किया जाता है। प्रयोग करने के बाद उसका परीक्षण होता है, तब जाकर मार्केट में उसको आता है। तो इसमें देखा गया, परीक्षण किया गया, 70% तक ये प्रभावशाली है ना। अब चलिए वैक्सीन काम कैसे करता है इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैक्सीन, मलेरिया की जो वैक्सीन है, काम करता है कि जो RTS और RT1 इस मायने में समान है दोनों, और इन दोनों में एक प्रमुख एक प्रोटीन है, इंपॉर्टेंट, एक ही हिस्सा का होता है, जो लीवर के स्टेज पर जो परिजीवी हैं, जो पैरासाइट्स हैं, उसकी सतह पर पाया जाता है, और उसको स्पोरोजोइट कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? स्पोरोजाइट्स कहते हैं। तीसरा चरण में इसका क्या होता है कि प्रतीक्षित 2023 के अंत तक इसको और भी किया जा रहा है। भारत में कमजोरी और ताकत की बात करें तो रोग के तौर और तरीके की और सुरक्षित और वैज्ञानिक रूप से मजबूत नियंत्रण के लिए भी भारत के अंदर में भी इसका प्रयोग चल रहा है ना। तो ये चीजें हैं इसके अंदर में, आप देख सकते हैं। दूसरा है आपका करंट अफेयर में आप देखेंगे तो जुड़वा संक्रमण। जुड़वा संक्रमण क्या है? ये डिजिटल ट्रांजिशन और सस्टेनेबिलिटी ट्रांजिशन, इन दोनों को मिलाकर जीन ऑफ बाय IT और डेटा, इस स्वीट स्पोर्ट्स इसको कहा जाता है। जुड़वा संक्रमण क्या होता है ये? तो आपको पता होगा कि एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जिसे आप विश्व आर्थिक मंच कहते हैं, और उस विश्व आर्थिक मंच ने ये कहा कि जुड़वा संक्रमण दृष्टिकोण जो है नेताओं को अपने संगठनों के भविष्य सबूत के लिए डिजिटल और स्थिरता एजेंडा का एक साथ लाने में मदद कर सकता है। मतलब कहता है कि भाई विश्व आर्थिक संगठन ने कहा कि ये आपके अंदर में जितनी भी संगठन है, उन सभी संगठन को एक तरीके से डिजिटली कनेक्ट करने की आवश्यकता है, डिजिटली जोड़ने की आवश्यकता है,
ताकि जो एक साथ जो एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सकता है। इसी को जुड़वा संक्रमण की बात कर, जब एक संगठन दूसरे संगठन से जुड़ा हुआ रहेगा, डिजिटली कनेक्टेड होंगे, तो जब चाहे तब डेटा आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है और किसी भी समस्या का समाधान करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ट्विन ट्रांजिशन की बात यहां पर कही जा रही है ना। क्या है ये, इसके बारे में चर्चा करते हैं डिटेल से। कहता है कि यह माना जाता है कि स्थिरता लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक प्रौद्योगिक और डेटा के लिए एक विशाल बड़े पैमाने पर अप्रयुक्त अवसर है। कार्य कुशलता और उत्पादकता के मामले में बड़े लाभ जो है अनलॉक करने के लिए रणनीति डिजिटल स्थिरता की जोड़ी है ना। पर्यावरण प्रभावी होता है, तो इन सभी चीजों पर बात किया जा रहा है। संगठन जो है भर स्थिरता को तेज करते हुए हरित प्रौद्योगिकी, डेटा परिसंपत्ति, बुनियादी ढांचे, हर सकारात्मक ढंग से इस पर प्रभाव डालेगा। जब ट्विन ट्रांजिशन होगा तो सब एक दूसरे से जुड़ेंगे और समस्या का समाधान होगा। इसी सब संबंधित चीजों पर बात की जा रही। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं विश्व आर्थिक मंच के बारे में। विश्व आर्थिक मंच, जिसे हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं, स्थापना 1971 में हुआ। एक तरीके से गैर लाभकारी फाउंडेशन है आपका, सार्वजनिक और निजी का सहयोग इसमें होता है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है ना। मंच क्षेत्रीय उद्योग एजेंडा के आकार देने के लिए समाज के अग्रणी, राजनीति, व्यवसायी, संस्कृति और अन्य नेताओं इसमें शामिल किए जाते हैं। मुख्यालय आपका जिनेवा में है ना, मुख्यालय इसका जिनेवा में है। चलिए अगला देखते हैं। अब ये देखिए, आप दिख रहा होगा आपको, है ना, एक है फॉल्कन हैवी लॉन्च है आपका, फॉल्कन, है ना। फॉल्कन हैवी लॉन्च पर हम बात करते हैं। ये क्या है भाई, फॉल्कन हैवी लॉन्च? सबसे पहले जान लीजिए, खबर में ये है कि 1 नवंबर को स्पेस एक्स, आपको पता है एक प्राइवेट एजेंसी, एलन मास्क की एजेंसी है आपका, तो फ्लोरिडा में, फ्लोरिडा जो है, फ्लोरिडा में स्पेस एक्स, एक कैनेडी स्पेस सेंटर में कि ये आपका लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से ये फॉल्कन हैवी रॉकेट, है ना, उसको भू समकालीन पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च कर दिया गया। ये फॉल्कन है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया, है ना। कहां? फ्लोरिडा के अंदर में, ठीक है। और इसमें अमेरिकी सेना के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अंतरिक्ष प्रेक्षण माना जा रहा है। तो ये याद रखिएगा कि ये फॉल्कन किसका है भाई, तो एक तरीके से स्पेस एक्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है ना। और भी इसके बारे में, वर्तमान मिशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहां पर देख सकते हैं कि रॉकेट यूएस अंतरिक्ष बल यूएसएसएफ, है ना, तो ये 44 यूएसएसएफ 44 नामक मिशन में अमेरिकी सेना के लिए उपग्रह अंतरिक्ष में ले जा रहा है ना। इसमें 2 अंतरिक्ष यान होगा आपका, एक होगा टेट्रा 1, है ना, जो सूक्ष्म उपग्रह को तैनात किया, जो विन प्रोटोटाइप मिशन के लिए बनाया जाता है। दूसरा राष्ट्रीय रक्षा के उद्देश्य से लॉन्च किया जा रहा। यहां पर एसएससी अर्थात स्पेस सिस्टम कमांड, ये संयुक्त राष्ट्र सशस्त्र बलों के लिए सबसे पुराना सैन्य आंतरिक संगठन है ना। ये काफी घातक लचीला आंतरिक क्षमताओं से विकसित किया गया है। तो ये इसके अंदर में वर्तमान मिशन में आप देख सकते हैं, इस मिशन के तहत बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। संचालन हुआ, नेविगेशन हुआ, समय, अंतरिक्ष संवेदन, युद्ध कमांड, ये सारा चीज जो है इस मिशन के तहत आपको टैकल किया जा सकता है ना। आगे बढ़ते हैं, रॉकेट का निर्देशीकरण के बारे में देख लेते हैं। कैसा है रॉकेट, क्या है इसके अंदर में, फीचर क्या है इसका? तो लगभग 64 मैट्रिक टन का ये है ना, कक्षा में उठाने की क्षमता रखता है। फॉल्कन हैवी अगले निकटतम परिचालन के लिए होगा। डेल्टा 4 हैवी के दोगुने से अधिक आपका होगा। 27 मर्लिन इंजन है इसके अंदर में लगा हुआ है। तो ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट सिंपल सा ये पूछेगा कि भाई फॉल्कन कहां के द्वारा, तो इस तरीके का फीचर्स भारतीय जो इसरो का जो बना होगा, डीआरडीओ का जो रॉकेट होगा, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको पूछ सकता है। लेकिन विदेश के रॉकेट में ऐसा कुछ नहीं, अमेरिका का रॉकेट, चाइना का है, तो इसके बारे में डिटेल से कुछ भी नहीं पूछेगा, है ना। नेक्स्ट है, हम बात करते हैं प्रोजेक्ट अरुणाक, BRO, बॉर्डर आपका रोड ऑर्गेनाइजेशन से आपका प्रोजेक्ट अरुणाक के नाम से। खबर में क्यों है कि भाई, क्योंकि यहां पर कहता है कि संसाधित
स्टील स्लैग जो होता है, स्टील जैसे बाहर निकाला जाता है, आप देखेंगे कि जब स्टील बनाए जाते हैं आयरन मैग्नीशियम ये सब डालकर तो उसमें कचरा निकलता है, उसको स्लैग कहते हैं। तो उसी स्लैग को उपयोग करके जो सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन जो है आपका, जिसे आप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वो प्रोजेक्ट में अरुणाक के तहत अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं पर सड़क बनाने की प्रयास करे। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है उस सीमा पर ये स्टील के स्लैग्स के माध्यम से, उस स्टील के जो कचरा है उससे जो है रोड बनाने की बात किया जा रहा है ना। ये खबर में इसीलिए, इसका नाम क्या है, प्रोजेक्ट अरुणाक के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में क्या है थोड़ा देख लेते हैं, जान लेते हैं, है ना। परियोजना अरुणाक सीमा सड़क संगठन के तहत परियोजनाओं में एक है आपका, है ना। 2008 में इसको स्थापित किया गया था और परियोजना अरुणाक अरुणाचल में सड़कों के निर्माण और रख रखाव के लिए भी जिम्मेवारी है, इसलिए इसका नाम अरुणाक रखा गया, स्पेशल अरुणाचल प्रदेश के लिए है, सीमावर्ती में बुनियादी ढांचे को विकास करने के लिए। तो इसी सब चीजें से रिलेटेड इसके अंदर में पूछा जाएगा कि भाई अरुणाक है क्या। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये रोड है, एक सीमा को दूसरे सीमा से जोड़ने का काम करता है। आप इस चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। ठीक है, अब सीमा संगठन के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में किया गया था भारत की सड़क निर्माण कार्यबल के लिए, क्योंकि भाई हमारी जो फौज जो है सीमाओं पर लड़ती है तो भाई उसकी सुविधा की, उसको जाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए रोड की व्यवस्था होनी चाहिए। तो सीमा तक अगर रोड बेहतर नहीं जाता हो तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। हमारे टैंक हुए, हमारे गाड़ियां बहुत सारी सैनिकों का है। और दूसरी बात ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको प्रशासित किया जाता है सीमा सड़क। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि सीमा सड़क संगठन किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। बीआरओ भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में मित्र पड़ोसी वाले सड़क की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे। अब इसके अंदर में क्या आ सकता है भाई, तो अटल सुरंग, सेवा सुरंग, सिसोरी नदी पुल, ये सारा बीआरओ के द्वारा बनाया गया है ना। अफगानिस्तान के डेलाराम जरस राजमार्ग निर्माण बीआरओ के द्वारा बनाया गया है आपका, 2008 के दौरान में अफगान सरकार को सौंप दिया गया था। तो ये सारे जो हैं इसी के तहत बनाए जाते हैं। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम देख लेते हैं, और कहता है प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक की बात करते हैं। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स क्या है, खबर में है कि जो स्कूल शिक्षा और सभ्यता साक्षरता विकास शिक्षा मंत्रालय ने 2020-21 के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदर्शन की जो प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स है वो जारी किया कि भाई कैसा प्रदर्शन चल रहा है, शिक्षा का विकास बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है एक जगह से दूसरे स्थान पर राज्यों में, है ना। किसकी साक्षरता, किस राज्यों की साक्षरता दर बढ़ रही है, किस राज्यों की साक्षरता दर घट रही है, तो उसी प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक तैयार किया गया है ना। किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये तैयार किया गया है ना। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, तो देखते हैं इसमें कि किस राज्य का प्रदर्शन बेहतर है और किस राज्य का प्रदर्शन सही नहीं। सो ये जो प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स है राज्य संघ के अंदर में शिक्षा प्रणाली के साक्ष्य पे आधारित बनाया गया है, इसकी गुणवत्ता बेहतर हो इसके लिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो है संकेत दिए गए, 70 संकेत इसके अंदर में संकलित किए गए हैं, 1000 अंक इसमें शामिल किया गया है और 2 श्रेणियों में इसको बांटा गया है, शासन प्रबंधन के बेस के आधार पर, और दूसरा कहता है श्रेणियों में आगे 5 डोमेन में बांटा गया है, जैसे सीखने के परिणाम के आधार पर कितना लर्निंग की बात की जाती है ना, कि कितना बच्चे सीख रहे हैं, कितना नहीं सीख रहे हैं। उसी प्रकार से रीचेबिलिटी के आधार पर, पहुंच के आधार पर, है ना, और संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर, और आपका इक्विटी और शासन प्रतिक्रिया के आधार पर। तो इसमें ये देखा गया कि 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जैसे केरल हुआ, पंजाब हुआ, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने लेवल 2 स्कोर 901 से लेकर 950 तक के स्कोर प्राप्त किए। मतलब शिक्षा का स्तर इन राज्यों का बेहतर है, जबकि 2017-18 में कोई नहीं था। 19-20 में देखा गया था तो भी आपके 4 राज्य थे। अभी नवगठित केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख की बात करें 2020-21 में, तो पीजीआई का लेवल 8 लेवल से 4 तक के महत्वपूर्ण काफी सुधार किए गए, है ना। तो ये चीजें जो है आपको देखने को इसमें परफॉर्मेंस के आधार पर आपको मिलता है, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए एग्जाम के लिए। तो फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।